हरे विष्णु। हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने एक सुंदर असेंबली हॉल को बनाने के लिए मय दानव को कहा, और मय दानव ये वृषपर्वा नामक एक दानव राजा के लिए जो सामान इकट्ठा किया था और उनका हॉल और घर बनाने के बाद में जो सामान बचा हुआ था वो लेने के लिए हिमालय की ओर चले गए। सामान लाने के बाद एक उत्तम मुहूर्त देख करके विश्वकर्मा ने अपना मय दानव ने अपना पूरा कार्य शुरू किया। मय दानव ने भी वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया और एक बहुत बड़ी जगह चुनी इंद्रप्रस्थ में, बराबर ऐसी जगह पे जहाँ पर वास्तुशास्त्र इत्यादि का पूरा मेल जोल बैठता हो। जगह ऐसी थी जो सारे शुभ लक्षणों से पूरी तरह लैस थी। मय दानव ने कार्य शुरू किया और धीरे धीरे पहले उन्होंने 1085% प्यूरिटी गोल्ड के पिलर्स बनाए। ये वर्णन है महाभारत में, 1000 पिलर्स ऑफ गोल्ड विद 85% प्यूरिटी। उसके बाद में उसके ऊपर उन्होंने वो असेंबली हॉल बनाया। आजकल हम देखते हैं घरों में स्टिल्ट पार्किंग होती है, नीचे पार्किंग होता है और ऊपर घर होता है कि नहीं, या अपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे ही ये हॉल था जहाँ पे नीचे से 1000 सोने के पिलर्स ने उस हॉल को सस्पेंड किया है और हवा में या उन पिलर्स के ऊपर वो हॉल खड़ा हुआ है। उस हॉल को बनने में लगभग 14 महीने लगे, 1 साल 2 महीने। 1 साल 2 मेहनत की कड़ी मेहनत के बाद में मय दानव ने वो हॉल, अब दानव इत्यादि ये बहुत ही विशेष शक्तियों से लैस होते हैं, वो अपनी इच्छा मात्र से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर ऐसे मय दानव को वो हॉल बनाने में 14 महीने लगे तो आप सोचिए वो हॉल क्या होगा। महाभारत में वर्णन है कि हर जगह पर केवल हस्तिदंत और चंदन की लकड़ी के नक्शी काम सुशोभित हो रहे थे। जगह जगह जमीन पर जैसे हम यूजुअल टाइल्स डालते हैं, तो उस समय का जो उनके टाइल्स थे उसके साथ में हीरे जवाहरात जमीन पर लदे हुए थे। जो दीवारें थी उस पर भी प्रेशियस स्टोन्स के डिजाइन्स बने हुए थे और पेंटिंग से अलग अलग प्रकार की नक्काशी की गई थी। उस पूरे हॉल के बीच में एक सुंदर तालाब था। हॉल के बीच में तालाब था, वो तालाब भी बहुत बड़ा था। उस तालाब में जैसे हम आज मॉरिशस में देखते हैं एकदम क्रिस्टल प्रिस्टीन लाइट ब्लू पानी, वो पानी से भरा हुआ था। उसके बीच में फव्वारा भी था। वो तालाब और वो फव्वारा इतना बड़ा था कि उस तालाब के किनारे इर्द गिर्द आकर के हंस, चारवाग, बतख इत्यादि पक्षी आकर के कलरव किया करते थे। उस पूरे तालाब के बाजू में भी छोटे छोटे झाड़ियों के झुंड बनाए गए थे। हर जगह से द हॉल वॉज प्लेजेंट, इट वॉज कूल, एंड whenever anyone would enter that hall, that person's fatigue would be finished. उस हॉल की खासियत थी कि वो शांत था, ठंडा था, और कोई भी उस हॉल में प्रवेश करता उसकी सारी थकावट दूर हो जाती, उसके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार हो जाता। ये केवल हॉल में प्रवेश करते ही। वहाँ पे उनको एसी वेसी की जरूरत नहीं थी, केवल उनकी इच्छा मात्र से टेम्परेचर और एयर फ्लो बनते बिगड़ते रहते। और उस हॉल की और एक खासियत थी, हम देखते हैं हम अगर एक रूम में एक एसी लगाएंगे तो हर किसी को वही टेम्परेचर और वही स्पीड पे हवा मिलेगी। वो हॉल ऐसा था कि जो कोई भी अंदर घुसेगा उसको जो टेम्परेचर चाहिए और उसको जिस स्पीड से अपने शरीर पर हवा चाहिए वो लगती रहेगी और वो व्यक्ति हिलता भी रहेगा। तो ये सारे बहुत ही सूक्ष्म साइंसेस हैं। ये हम बाह्य एसी से नहीं लगा सकते। हमारा एक गोदरेज उधर लग गया, वो फेंक रहा है 23 डिग्री 24 डिग्री पे,
फिर अंदर आप ठिठुरते रहो या आराम से बैठो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सभा का एसी ऐसा था जिसको जो टेम्परेचर चाहिए और जिसको जो एयर फ्लो का स्पीड चाहिए और प्लस व्यक्ति अंदर घूमते रहेगा, उसके साथ में उसको वो अनुभव होता रहेगा और हर किसी को अलग अलग अनुभव। That was the hall that मैदानव made. उस हॉल में प्रवेश करते ही व्यक्ति का इंटेलिजेंस बढ़ जाता। ये मैदानों ने हम देखते हैं ये सारे जो फैसेट्स हैं निर्माण के, ये आज प्रायः लुप्त हो गए हैं। How is it that someone enters a hall and his intelligence is increased? How is it that somebody enters the hall और उनकी थकावट दूर हो जाती है? How is it that somebody enters the hall और उनको अपने पर्सनलाइज्ड हिसाब से एसी मिलता रहता है जब वो घूम रहे हैं? Yes. So ये सारे सूक्ष्म विज्ञान है जो आज प्रायः है ही नहीं। We are concentrating so much on physicality that the essence of subtlety is lost. 14 महीनों के बाद में जब वो हॉल तैयार हुआ, वो हॉल ऐसा था कि यमराज जी के हॉल से भी ज्यादा सुंदर था। इंद्र के सभा में जो हॉल है उससे भी ज्यादा सुंदर था। यहाँ तक कि यदुओं की जो सुधर्मा सभा थी उससे भी ज्यादा सुंदर था ये हॉल। हर जगह पर ऑप्टिकल इल्यूजन्स थे। ऐसा लगता था जैसे आग भभक रही है, लेकिन वहाँ आग है ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे पानी ही पानी है, लेकिन आप जाएंगे पानी है ही नहीं। ऐसा लगता था सब कुछ ठीक ठाक है, आप चले जाएंगे आप पानी में डूब जाएंगे। तो ऐसे चीजों से लैस था ये हॉल। मैदानों ने ये देख करके कि ये हॉल ऐसा बना है कि लोग आएंगे इसको हथियाने के लिए। मनुष्य शक्तियां तो आएंगी ही, आसुरी शक्तियां या देवी शक्तियां भी आएंगी। तो मैदानों ने अपने से 8000 इनविजिबल राक्षसों की फौज खड़ी की और इन 8000 राक्षसों से कहा कि आपको इस हॉल की निगरानी में रखना है। ये इंतजाम करके बाद में मैदानव युधिष्ठिर महाराज के पास गए। हॉल इज रेडी। युधिष्ठिर महाराज ने भी कुंडली और पंचांग के हिसाब से एक शुभ मुहूर्त देखा और मुहूर्त पर सारे महान ऋषि मुनियों को उन्होंने बुलाया। असित, देवल, नारद, व्यास, मैत्रेय, पर्वत, मार्कंडेय, जैमिनी, भृगु और कई अनेक हजारों की संख्या में साधु थे। उन्होंने पहले प्रवेश किया मंगल वाचन के साथ में। उसके बाद में पांडवों ने प्रवेश किया और पांडवों के बाद में राजाओं ने प्रवेश किया। हम देखते हैं दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैदिक रिलीजन कि भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को और जो भगवान को प्रेम करने के इच्छुक हैं, साधना में जीवन रत दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति ज्यादा प्राधान्य देता है, अपने से ज्यादा प्राधान्य देता है। स्वस्ति वाचन और मंगल वाचन ये सारे ऋषि मुनिगण कर रहे थे और इनके साथ में ठीक दोपहर 12 बजे मध्याह्न के समय में युधिष्ठिर महाराज ने बाकी सारे पांडवों के साथ में उस सभा में प्रवेश किया, उस हॉल में प्रवेश किया। इसके बाद में उन्होंने जब नारद मुनि को देखा तो स्पेसिफिकली उन्होंने नारद मुनि का बहुत आदर के साथ में आदरातिथ्य किया, उनके चरण धोए। एंड देन बिगैन अ कन्वर्सेशन बिटवीन युधिष्ठिर महाराज एंड नारद मुनि। वो कन्वर्सेशन क्या था हम देखेंगे कल, बने रहिए हमारे साथ। करेक्ट। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा